हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद अंकित ऑफिशियल ऐप पर। आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी प्यारे बच्चे, प्यारे साथी जल्दी से इस समय क्लास में जुड़ेंगे, क्लास में लाइव आएंगे। आपकी पसंदीदा क्लास इस समय प्रारंभ हो चुकी है। धर्मेंद्र सिंह जी, मोनू जहांगीर जी, अंजलि गुरु जी, विपेंद्र यादव जी, रंगीला कुमारी जी, आसिम खान जी, संदीप साहनी जी, अंकित कुमार यादव जी, दीपक रतन जी, अनूप मौर्य जी, संजीत कुमार शर्मा जी, राजा कुमार जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में लाइव हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं कल एक टॉपिक आपके सामने उठाया था जिसका नाम है ज्वालामुखी। टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? ज्वालामुखी नाम है, वोल्केनो नाम है। कल मैंने थोड़ी सी जानकारी इस संबंध में आप लोगों को प्रोवाइड भी कराई थी कि आखिरकार ज्वालामुखी होता क्या है। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूं और ज्वालामुखी टॉपिक को आज पूरी तरीके से कंप्लीट आप लोगों को कराने जा रहा हूं बच्चों। तो आप सभी तैयार होंगे ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है, ठीक है जी। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी एक विवरीय छिद्र होता है। क्या होता है? एक होल होता है और इस होल के माध्यम से पृथ्वी के अंदर का ये जो मैग्मा है ना, वो इस होल के माध्यम से पृथ्वी के धरातल पर आता है। कहाँ आता है? पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होता है, प्रस्फुटित होता है, इजेक्टेड यानी कि इजेक्ट होता है, निकलता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? इसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। प्यारे साथी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को वोल्केनो कहते हैं। इसी को हम लोग ज्वालामुखी के नाम से पुकारते हैं, ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। अच्छी तरीके से आप समझने का प्रयत्न इन चीजों को करते चलिए, करते रहिए, ठीक है। क्या करना है? हमें अच्छी तरीके से इन चीजों को समझना है, देखना है, ठीक है बच्चे। तो ज्वालामुखी क्या होता है आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया, जिन शब्दों में, जिन अक्षरों में बताया वो आपके सामने है। ज्वालामुखी वह विवर या छिद्र है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर से लावा, राख, गैसें, जलवाष्प आदि निकलते हैं, पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं, पृथ्वी के धरातल पर प्रस्फुटित होते हैं। उन्हें हम कहते हैं ज्वालामुखी। वोल्केनो इज दैट होल थ्रू विच लावा, एश, गैसेस, वाटर वेपर etc कम आउट फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। इसे हम क्या कह रहे हैं बच्चे? इसी को हम ज्वालामुखी, इसी को हम वोल्केनो कहते हैं। तो आपने अच्छे से इस चीज की जानकारी प्राप्त कर ली है, अच्छे से इस चीज को समझ लिया है, देख लिया है, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलता क्या क्या चीज है, जरा इस चीज का भी अध्ययन हम कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो इस ज्वालामुखी क्रिया के दौरान मेरे प्यारे बच्चे लावा निकलता है, राख निकलती है, गैसें निकलती हैं। लावा, राख, गैसें, ये सारी की सारी चीजें जो है ज्वालामुखी क्रिया के दौरान पृथ्वी के धरातल से प्रस्फुटित होती हैं, बाहर निकलती हैं। अच्छा, अगर हम बात करें गैसों की तो एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा मात्रा में निकलने वाली गैस आखिरकार कौन सी है? पृथ्वी के धरातल से सबसे ज्यादा मात्रा में निकलने वाली गैस आखिरकार कौन सी है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्यारे बच्चे, सबसे ज्यादा मात्रा में निकलने वाली गैस जो है वो जलवाष्प है, वाटर वेपर है। कौन सी है? जलवाष्प है, वाटर वेपर है। लगभग 70% के आसपास ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो गैस प्रस्फुटित होती है, निकलती है, वो कौन सी है? वो मेरे प्यारे बच्चे जलवाष्प है। जलवाष्प के बाद स्थान आता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का स्थान आता है। साथ ही साथ स्थान आता है एक और गैस का, सल्फर डाइऑक्साइड। और इसके अतिरिक्त जो है, सल्फर डाइऑक्साइड के अतिरिक्त भैया एक और गैस है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और SO2, ये दो गैसेस हैं मेरे प्यारे बच्चे। इन दोनों ही गैसों का स्थान जलवाष्प के बाद ज्वालामुखी क्रिया में आता है। धीरज रजक जी कह रहे हैं हमारी ज्योग्राफी की क्लास कब तक पूरी होगी? शीघ्र ही पूरी हो जाएगी, इस मंथ के लास्ट तक आपकी ज्योग्राफी फिनिश हो जाएगी प्यारे बेटा, ठीक है जी। चलिए गुरु जी हमारी बात सुन लीजिए, धीरज रजक जी आपकी बात मैंने पूरी सुन ली, ठीक है। हाँ,
मैंने अन्नू जी कल की क्लास में बता दिया कि जापान में भूकंप ज्यादा क्यों आते हैं। गोविंद सिंह जी आप मस्त पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है जी, तो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं ज्वालामुखी से वो सारी चीजों को मैं क्लियर करने का प्रयत्न आपके लिए मैं कर रहा हूं। ठीक है जी, चलिए यहाँ पर यही चीज मैंने आपको समझाई है कि ज्वालामुखी क्रिया के तहत या ज्वालामुखी क्रिया के दौरान सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है? जलवाष्प है, और इसके बाद CO2 और SO2 का स्थान आता है। वाटर वेपर इज मोस्ट एबंडेंट गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग वोल्केनिक एक्टिविटी। आफ्टर दिस कम्स द पोजीशन ऑफ CO2 एंड SO2। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का स्थान आता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ज्वालामुखी के क्रिया के दौरान एक चीज निकलती है, लावा। यहां पर दो शब्द हैं, एक है मैग्मा और एक है लावा। हालांकि इन दोनों शब्दों को मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा भी चुका हूं, पहले भी समझा चुका हूं कि मैग्मा और लावा के बीच क्या अंतर है। देखिए इस इमेज में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि मैग्मा और लावा के बीच आखिरकार अंतर क्या होता है। यहां पर आप देखिए एक अर्ध तरल पदार्थ है, और अर्ध तरल पदार्थ जब तक पृथ्वी के धरातल के अंदर है, यह अर्ध तरल पदार्थ जब तक पृथ्वी के धरातल के अंदर है तब तक हम इसको बेटा मैग्मा के नाम से पुकारते हैं। तब तक हम इसको किसके नाम से पुकारते हैं? मैग्मा के नाम से इसको हम पुकारते हैं। किसको पुकारते हैं? इसको पुकारते हैं। और जैसे ही ये पदार्थ पृथ्वी के धरातल के बाहर प्रस्फुटित होता है, पृथ्वी के धरातल के बाहर आ जाता है, हम इसको लावा कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? हम इसको लावा कहते हैं। पृथ्वी के धरातल के जब तक ये अंदर है तब तक ये मैग्मा है, और जैसे ही पृथ्वी के धरातल के बाहर ही आ जाता है हम तत्काल इसको क्या कहते हैं? हम इसको लावा का रूप दे देते हैं। यानी कि चीज एक ही है, अर्ध तरल पदार्थ ही है, पृथ्वी के अंदर से वो निकला है, जब तक पृथ्वी के धरातल के अंदर है वो मैग्मा है, और जैसे ही पृथ्वी के धरातल पर वो आता है वो लावा कहलाता है बेटा। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो प्रवेश जी, हाँ अमित कुमार पासवान जी, कल आपने नहीं बोला है कि जापान में अरे अमित कुमार पासवान जी झूठ बोल रहे हो। मैंने बताया था ना आपको, पर प्रशांत महासागरीय मेखला में सबसे ज्यादा भूकंप ज्वालामुखी आते हैं 60% से भी के आसपास, और जापान, चीन, ताइवान ये सब किस में आते हैं? पर प्रशांत महासागरीय मेखला में। इसलिए जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं क्योंकि वो पर प्रशांत महासागरीय मेखला का हिस्सा है। ठीक है जी, चलिए ज्योग्राफी के बाद आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे बेटा? मैं अंजलि गुरुजी केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है जी, चलिए तो कहने का तात्पर्य आपको मैग्मा और लावा दोनों के बीच अंतर जो होता है वो एकदम से हो चुका है, क्लियर एकदम से हो चुका है, समझ में आ चुका है। चलिए भैया, तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, समझ सकते हैं इस चीज को, क्रिया को। अभी थोड़ा सा आवाज भाई आपकी दिक्कत आई थोड़ी सी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मुझे आपकी कमेंट इत्यादि आसानी से दिखाई दे रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम सिस्टम में आ गई, कोई बात नहीं। तो हम लोग अच्छी तरीके से इस चीज को देख पा रहे हैं। ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी के प्रकारों की कि आखिरकार ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है। आपसे अगर मैं चर्चा करूं ज्वालामुखी के प्रकारों की मेरे प्यारे बच्चे, तो ये जो ज्वालामुखी के प्रकार हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। न सिर्फ ज्वालामुखी के प्रकार बल्कि उन प्रकारों के उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
ज्वालामुखी के प्रकार और ज्वालामुखी के प्रकारों के उदाहरण, इनसे क्वेश्चन आता है। न ज्वालामुखी के प्रकार कितने हैं, इससे क्वेश्चन आएगा। न ज्वालामुखी होता क्या है, इससे क्वेश्चन आएगा। सबसे ज्यादा प्रबल संभावना जो रहेगी वो ज्वालामुखी के उदाहरणों से पूछे जाने की रहेगी। हम सीधा टू द पॉइंट इस सेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं और आपको लेकर चल रहे हैं। बच्चे, ज्वालामुखी के प्रकारों की अगर हम चर्चा करें, मैप बेस्ड अध्ययन हम लोग आज की इस क्लास में करने वाले हैं। तो देखिए, ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार, प्यारे साथी, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। 1 सेकंड का समय। चलिए, तो ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, उनकी सक्रियता के आधार पर। जैसे एक मनुष्य है, मैं इस समय सक्रिय हूं, मैं इस समय सक्रिय हूं, एक्टिव हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। मैं इस समय सक्रिय हूं, एक्टिव हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। आपको क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। घर जाके मैं सो जाऊंगा, भाई सुबह से क्लास ले रहा हूं, थक जाऊंगा, थोड़ा सा सो जाऊंगा। जब मैं सोऊंगा तो मेरे घर वाले दुखी नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद रहेगी कि मैं घंटे 2 घंटे बाद फिर जगूंगा। मैं घंटे 2 घंटे बाद फिर से जगूंगा, ऐसी पूरी उम्मीद रहेगी। किनको रहेगी? मेरे घर वालों को रहेगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे साथी, एक समय ऐसा भी आएगा जब मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगा। उसके बाद घर वाले भी उम्मीद छोड़ देंगे कि कभी ये उठेगा वापस, कभी ये वापस उठेगा। घर वाले भी उम्मीद छोड़ देंगे। प्यारे बच्चे, घर वाले पूरी तरीके से उम्मीद छोड़ देंगे कि कभी मैं वापस भी उठूंगा। वो मेरी मृत अवस्था होगी। ठीक इसी प्रकार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो। सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। एक है सुषुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो। एक है मृत ज्वालामुखी, डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो, 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं जिनसे लावा का उद्गार होता रहता है। प्रायः लावा का उद्गार होता रहता है। ठीक है जी, प्रायः लावा का उद्गार होता रहता है। जनरली लावा इजेक्ट होता रहता है, लावा निकलता रहता है। सुषुप्त ज्वालामुखी वो है जो वर्तमान में जिससे लावा का उद्गार नहीं हो रहा, लेकिन भविष्य में लावा के उद्गार की पूरी संभावना है। लेकिन भविष्य में लावा के उद्गार की पूरी पूरी संभावना है, उसे हम कहेंगे सुषुप्त ज्वालामुखी। और तीसरा ज्वालामुखी है मृत ज्वालामुखी, डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। मृत ज्वालामुखी, डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो ये क्या है? डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्या है? ये वो ज्वालामुखी है जिससे न तो वर्तमान समय में लावा का उद्गार हो रहा है, लावा का इजेक्शन हो रहा है, न भविष्य में होने की कोई संभावना है, ना ही भविष्य में लावा के उद्गार की कोई संभावना है। उसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। अब यहां पर जो मैंने परिभाषा बताई, ये जो मैंने आपको थ्योरी दी, इसकी कोई विशेष जरूरत नहीं है। इससे भी हो सकता है क्वेश्चन ना आए, लेकिन क्वेश्चन किससे आएगा कि सुषुप्त सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण कौन से हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण कौन से हैं?
मृत ज्वालामुखी के उदाहरण कौन से हैं? इनसे क्वेश्चन आएगा भाई प्यारे बच्चे, इनसे क्वेश्चन आएगा। अच्छे तरीके से सुनने का, समझने का प्रयत्न आप करेंगे, इनसे क्वेश्चन आएगा भाई बच्चे। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने आपको बताया ज्वालामुखियों में ज्वालामुखी के प्रकार। सक्रिय ज्वालामुखी पहला ज्वालामुखी है जिनसे लावा निकलता रहता है सदैव। हटा लीजिए, जरूरी नहीं कि एकदम हमेशा ही निकलता रहे, लेकिन अक्सर निकलता ही रहता है, प्रायः निकलता रहता है। प्रायः जनरली लावा निकलता रहता है, उसे हम कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, उसे हम कहते हैं एक्टिव वोल्केनो। बच्चे क्या कहते हैं? एक्टिव वोल्केनो उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण कौन से? स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली जैसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी उसे कहते हैं। एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्यों कहते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी? क्योंकि भूमध्य सागर के बीच में है, इटली के एक द्वीप है लिपारी उसमें स्थित है, और इससे प्रज्वलित गैसें निकलती रहती हैं। कैसी गैसें निकलती रहती हैं? प्रज्वलित गैसें निकलती रहती हैं। प्यारे बच्चे, कैसी गैसें निकलती रहती हैं? प्रज्वलित गैसें सदैव निकलती रहती हैं। आसपास का क्षेत्र प्रकाशित रहता है, और चूंकि आसपास का क्षेत्र प्रकाशित रहता है इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी कहते हैं इसको। बताओ बच्चे क्या कहते हैं? द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, इसी को कहते हैं बच्चों। अच्छी तरीके से समझने का प्रयत्न आप करेंगे इस चीज को। ठीक है, चलिए इसके बाद मेरे प्यारे साथी आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए एक है माउंट एटना। कौन सा? माउंट एटना। ये भी कहां पर है? इटली देश में ही है, भूमध्य सागर में ही पड़ता है। इन दोनों की स्थिति को अगर आप देखने का प्रयत्न करेंगे बच्चे, तो ये आपका भूमध्य सागर है। क्या है? भूमध्य सागर है। विश्व के मैप में भूमध्य सागर की स्थिति कुछ इस जगह पर है। अच्छा, लिपारी द्वीप यानी कि भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है स्ट्रोम्बोली, वो कुछ इस जगह पर है बच्चे, और माउंट एटना जो है वो कुछ इस जगह पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दोनों कैसे ज्वालामुखी हैं? दोनों सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं बच्चों। अच्छी तरीके से समझिएगा, दोनों इटली देश में हैं, दोनों भूमध्य सागर में हैं बच्चे। इसके बाद एक है माउंट एरकश। माउंट एरकश कहाँ है? अंटार्कटिका में है। एक प्रमुख महत्वपूर्ण सक्रिय ज्वालामुखी का ये भी उदाहरण है। और अंटार्कटिका आप अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं। अंटार्कटिका आखिरकार कहाँ है? तो अंटार्कटिका ये वाला जो सफेद सफेद भूभाग आपको दिखाई दे रहा है, ये अंटार्कटिका है प्यारे बच्चे। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा माउंट एरकश। ठीक है जी, कौन सा महाद्वीप है ये? अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप है ये। कौन सा महाद्वीप है? कैसा महाद्वीप है बच्चा? अंटार्कटिका महाद्वीप है। आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। चलो भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए एक है बेरेन। बेरेन नाम का सक्रिय ज्वालामुखी। ये कहां पर है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। बताओ बच्चे कहां पर है बेरेन नामक एक सक्रिय ज्वालामुखी? वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से इसको भी समझने का प्रयत्न करेंगे। देखो, बेरेन नामक सक्रिय ज्वालामुखी, ये आपका बेरेन मैप में मुझे समझाना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बेरेन ये रहा, ये रहा, ये देखो। बेरेन एक क्या है? बेरेन क्या है? एक मेरे बच्चे सक्रिय ज्वालामुखी है। कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है बेरेन नाम का एक सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है जी, बेरेन नाम का एक सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे एक और सक्रिय ज्वालामुखी की, और वो कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? कोटोपेक्सी मेरे प्यारे बच्चे, इक्वाडोर में है। सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, मुखियों में से एक है। वन ऑफ द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनोस। संसार में जितने भी सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी उनमें से एक है।
ये नहीं कहा गया कि सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी यही है, लेकिन सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक जरूर है। यहां पर आप देखेंगे प्यारे बच्चे, संसार के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है माउंट एरकस। ठीक है जी, सॉरी कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर देश यहाँ पर है बच्चे, और यहाँ पर ही आपको कोटोपैक्सी नामक सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस पर्वत का हिस्सा है ये, है तो एंडीज पर्वत, क्योंकि इस जगह पर कौन सा पर्वत है? एंडीज पर्वत स्थित है इस जगह पर बच्चों। ठीक है जी, चलिए बढ़िया है। इसके बाद भाई आगे बढ़ेंगे, किलायू की चर्चा हम लोग करेंगे। एक ज्वालामुखी है किलायू, हवाई द्वीप में स्थित है और ये संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? किलायू है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहां पर है? हवाई द्वीप में है। आप इसको भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयत्न करें। किलायू देखो, देखिए भाई, किलायू आपको कहां देखने को मिलेगा? किलायू कुछ इस जगह पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये रहे आपके, इस जगह मिलेगा। ये इस जगह पर कुछ आपके क्या है? हवाई द्वीप है, और हवाई द्वीपों में ही किलायू बसा हुआ है। किलायू, ठीक है। ये एक पीएससी लेवल की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है कि संसार में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो फिर उसका आंसर क्या है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। इससे लावा का उद्गार होता रहता है, बड़ी मात्रा में होता रहता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लावा की सी एक नदी बह रही है, शांत प्रकार का उद्गार होता है, बड़े आराम से निकलता रहता है लावा, है ना। जिन ज्वालामुखियों के लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है उनका उद्गार शांत प्रकार का होता है, और जिनके लावा में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है उनका उद्गार विस्फोटक प्रकार का होता है। और पीलियन लाइक वोल्केनो सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी हैं, और हवाईयन लाइक वोल्केनो यानी कि जो हवाई द्वीप में आते हैं वो शांत प्रकार के ज्वालामुखी हैं। और एक कैरेबियन सागर में एक माउंट पीली है, और उस माउंट पीली पर जो ज्वालामुखी आता है वो सबसे विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी हैं। उसे हम पीलियन तुल्य ज्वालामुखी के तौर पर जानते हैं, समझते हैं, पुकारते हैं बच्चे। ठीक है जी, चलो तो इस चीज को आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। लावा में सिलिका की मात्रा कम होने पर, सिलिका की मात्रा कम होने पर लावा में सिलिका की मात्रा कम होने पर ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार शांत प्रकार का होता है, शांत प्रकार का होता है, शांत प्रकार का होता है। लावा में सिलिका की मात्रा कम होने पर ज्वालामुखी उद्गार शांत प्रकार का होता है। सबसे शांत प्रकार के ज्वालामुखी, सबसे शांत प्रकार के ज्वालामुखी हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी है। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी है। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी है, जो कि कहाँ आते हैं? हवाई द्वीप में आते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हवाईयन लाइक वोल्केनो कहते हैं। क्या कहते हैं? हवाईयन लाइक वोल्केनो कहते हैं। ठीक है जी, अच्छा। लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होने पर, सिलिका की मात्रा अधिक होने पर अधिक होने पर ज्वालामुखी उद्गार विस्फोटक प्रकार का होता है, विस्फोटक प्रकार का होता है। संसार में, संसार में सर्वाधिक विस्फोटक
सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी पीलियन तुल्य ज्वालामुखी हैं। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी हैं। पीलियन लाइक वोल्केनो हैं। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी हैं जो हवाई द्वीप प्रशांत महासागर के किस में आते हैं? हवाई द्वीप में आते हैं। ठीक है जी, अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आपने जाना कहां सबसे शांत उद्गार वाले ज्वालामुखी आते हैं और कहां विस्फोटक उद्गार वाले ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, सुसुप्त ज्वालामुखी की चर्चा करेंगे। मैंने आपको सुसुप्त ज्वालामुखी डोरमेंट वोल्केनो के बारे में क्या बताया था? वे ज्वालामुखी जिनसे वर्तमान समय में तो लावा का इजेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन भविष्य में लावा के इजेक्ट होने की पूरी संभावना है। भविष्य में लावा के उद्गार की पूरी संभावना है। उसे मेरे बच्चे हम लोग क्या कहते हैं? उसे सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, उसे डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं, सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इनसे वर्तमान में तो लावा नहीं निकल रहा, लेकिन भविष्य में इसकी संभावना है। लावा इज नॉट कमिंग आउट ऑफ देम एट प्रेजेंट, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इट इन फ्यूचर। इन्हें कहते हैं मेरे बच्चे सुसुप्त ज्वालामुखी, इन्हें कहते हैं डोरमेंट वोल्केनोस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़े तो सुसुप्त ज्वालामुखियों के उदाहरण कौन कौन से हैं? उदाहरण एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? माउंट वेसुवियस है इटली का, क्राकाताओ है इंडोनेशिया का, माउंट फ्यूजियामा है जापान का, नारकोंडम है अंडमान निकोबार भारत का। ये मेरे प्यारे बच्चे आपके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं। माउंट वेसुवियस इटली का, क्राकाताओ इंडोनेशिया का, माउंट फ्यूजियामा जापान का और नारकोंडम अंडमान निकोबार भारत का। आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है जी, चलिए तो माउंट वेसुवियस कहां पड़ता है? जरा नक्शे पर हम इसको देखेंगे बच्चे। माउंट वेसुवियस ये भी भैया इटली में ही पड़ता है और इटली भूमध्य सागर में स्थित है, तो माउंट वेसुवियस भी आपका यहीं पर होगा। इन सबको मैं जो सक्रिय ज्वालामुखी थे उनको एक बार कट कर देता हूं, हटा देता हूं, जिससे कि आपको समझने में अब दिक्कत ना हो सुसुप्त ज्वालामुखियों को। तो माउंट वेसुवियस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, इसको कहते हैं माउंट वेसुवियस, इटली देश में ही मिलता है बच्चे ये। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक क्राकाताओ आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया में। क्राकाताओ, क्राकाताओ जो है वो कहां पर मिलता है? इंडोनेशिया में। फ्यूजियामा आपको जापान में देखने को मिलेगा, फ्यूजियामा। एक नारकोंडम आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? नारकोंडम। नारकोंडम नामक एक ज्वालामुखी है, सुसुप्त ज्वालामुखी है भारत में। ठीक है जी, ये 4 मैंने सुसुप्त ज्वालामुखी विश्व के आप लोगों को बताए हैं, मैप पर भी बता दिए हैं, वैसे भी बता दिए हैं। ठीक है जी, चलिए भाई कौन से देश में होता है? देखो हवाई द्वीप बेटा श्रवण प्रजापति जी यूएसए के अंतर्गत आता है। ठीक है जी, और ये जो माउंट पीली है वो मार्टिनिक द्वीप में आता है, कैरेबियन सागर में वो स्थित है। वहां पर माउंट पीली यानी पीलियन तुल्य ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपका सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? अप्रैल लास्ट तक हो जाएगा बेटा। लावा क्यों निकलता है और कैसे निकलता है? बेटा जब 2 प्लेटें एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हटेंगी ना, तो अंदर के मैग्मा को बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा, और जैसे ही 2 प्लेटों में थोड़ी सी डिस्टेंस होती है, वैसे मैग्मा फटाफट विस्फोट के साथ ऊपर आ जाता है, उससे बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। यही क्रिया ज्वालामुखी क्रिया कहलाती है। ठीक है जी, आयुष राज्य नोट भी करना होता, आपकी इच्छा है बेटा, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं। ठीक है जी, चलिए प्रीति जी आपके सवाल का भी मैंने जवाब दे दिया है, लावा क्यों निकलता है। ठीक है जी, हाँ
सर जी उत्तर पश्चिम के सबसे निकट स्थित कोई है? उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के सबसे निकट तो भैया वही है अपने भारत में अंडमान निकोबार में जो स्थित है, वो सबसे निकट है। फिर हम पूछे हो जाते हैं लिखने में। अरे समझ में नहीं आ रहा आयुष राज जी, क्या कह रहे हो आप? पीछे कीजिए सर, नोट करना भी कर देते हैं। भारत में सक्रिय है ना, एक है बैरेन और एक सुषुप्त भी है नारकोंडम। ठीक है जी, आरपीएफ का होगा, इनसे काफी सहायता मिलेगी। पवन कुमार शर्मा जी काफी सहायता मिलेगी बेटा। चलें भैया, तो यहां पर आपने देखा उदाहरण, आपने देखे किसके? सुषुप्त ज्वालामुखियों के। जिसको लिखना है वो फटाफट से लिख सकते हैं। इनके बाद मृत ज्वालामुखियों की चर्चा आपके साथ करेंगे, डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो की चर्चा आपके साथ करेंगे हम लोग मिलके। चलिए बहुत अच्छा बच्चे, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आप लोगों को मैं लेकर चलता हूं मृत ज्वालामुखियों की ओर, डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनोस की ओर। मृत ज्वालामुखी, डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। क्या डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो मृत ज्वालामुखी उसी से कहते हैं? समझ में आ रहा है किससे कहते हैं? जिनसे वर्तमान समय में लावा नहीं निकल रहा, लेकिन जिन ज्वालामुखियों से भविष्य में लावा के उद्गार की पूरी संभावना है, उन ज्वालामुखियों को हम डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं। अच्छी तरीके से समझ लो इस चीज को, क्लियर है? चलिए, तो अब इसके भी मैंने आपको बताया परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है उसके उदाहरण, इंपॉर्टेंट है उसके एग्जाम्पल्स, उदाहरण। ये चीज इंपॉर्टेंट है। मृत ज्वालामुखियों के उदाहरण कौन से हैं जानते हैं। सबसे पहले यहां पर देख लो, इनकी परिभाषा देख लीजिए। मृत ज्वालामुखी, डेड वोल्केनोस, जिनसे न तो वर्तमान में उद्गार हो रहा है और ना ही लावा के उद्गार की कोई संभावना है, उसको हम कहते हैं डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। फ्रॉम विच नाइदर इज इट बीइंग इरप्शन एट प्रेजेंट नॉर इज इट लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर। न तो भविष्य में लावा का उद्गार हो रहा है और न ही उद्गार की कोई संभावना है, उसे कहते हैं मृत ज्वालामुखी, उसे कहते हैं डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। आप यहां पर अच्छी तरीके से समझ लीजिए, देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए। ठीक है भाई, ये मृत ज्वालामुखी। अब इसके उदाहरण कौन से हैं जरा देखो। यहां पर तीन दे रखे हैं उदाहरण, तीन एग्जांपल्स दे रखे हैं। पहला है माउंट देमबंद, ईरान का माउंट देमबंद है बेटा ये, ठीक है, देमबंद, देमबंद, ठीक है। एक है कोह सुल्तान, ये कहां का? ये भी ईरान का। और एक है माउंट किलिमंजारो, ये कहां पर है? तंजानिया में। ठीक है जी। हम ब्लॉक हैं क्या? हम ब्लॉक हैं क्या? हम ब्लॉक हैं क्या? हम ब्लॉक हैं क्या? आप ब्लॉक नहीं है, आप ब्लॉक नहीं है, आप ब्लॉक नहीं है, आप ब्लॉक नहीं है। अंकिता यादव जी, ठीक है। हाँ चलिए, तो मैप में हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। मैप में प्यारे बच्चे इसको हम देखेंगे। तो ये तो आपके सुषुप्त ज्वालामुखी रहे। अब मैं मृत ज्वालामुखियों को आपको बता रहा हूं। तो डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनोज में मेरे बच्चे दो आपके माउंट देमबंद और कोह सुल्तान। माउंट देमबंद और कोह सुल्तान आपको ईरान में मिलेंगे। देमबंद और कोह सुल्तान ये कहां मिलेंगे बच्चे? ये आपको ईरान में मिलेंगे। अच्छा, एक मिलेगा माउंट किलिमंजारो तंजानिया में। ये देखिए, ये रहा माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो
कहाँ मिलेगा बच्चे? तंजानिया देश में। तंजानिया का अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेगा। ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आप किसे आंसर लगाएंगे? माउंट किलिमंजारो को आंसर लगाएंगे। अच्छा, इसके पास ही मेरे प्यारे बच्चे एक पर्वत और है, माउंट केन्या। कौन सा पर्वत है? माउंट केन्या। और ये भी एक क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है, मृत ज्वालामुखी, डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो का ही ये भी एग्जांपल है, उदाहरण है। ठीक है जी, आप अच्छी तरीके से इस चीज को समझते चल रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे बेटा, क्लियरली समझने का प्रयत्न करेंगे। अच्छा, इसके बाद माउंट केन्या, माउंट किलिमंजारो, इनकी चर्चा आपके साथ मैं कर रहा हूं। ठीक है जी, इनकी चर्चा आपके साथ मैं कर रहा हूं। और भैया इसके बाद और भी हैं, अकांकागुआ, माउंट अकांकागुआ एक यहां पर आपको देखने को मिलेगा, माउंट अकांकागुआ, चिली अर्जेंटीना बॉर्डर के पास, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है जी, हाँ। इसके बाद एक है माउंट चिम्बराजो, इक्वेडोर देश है, यहां पर, यहीं पर एक था कोटोपैक्सी, और यहीं पर है माउंट चिम्बराजो, माउंट चिम्बराजो। और माउंट चिम्बराजो भी मेरे प्यारे बच्चे कहां पर है? इक्वेडोर देश में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। कहां पर है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये स्थित है बच्चे। अच्छी तरीके से समझने का प्रयत्न करना। माउंट चिम्बराजो की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? माउंट चिम्बराजो की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद एक है माउंट पोपा, वो कहां पर है? म्यांमार में। माउंट पोपा वो कहां पर है बच्चे? म्यांमार में। ये सारे के सारे आप यहां पर देख लीजिए, ये सारे के सारे मृत ज्वालामुखी हैं, डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ज्वालामुखियों के उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। सातों ज्वालामुखी कैसे ज्वालामुखी हैं? डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो हैं। ये बताओ बच्चे कैसे ज्वालामुखी हैं? डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो के एग्जांपल्स हैं, उदाहरण हैं, आप देख लीजिए। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए हम लोग चर्चा करते हैं सीधे, 3-4 और बच्चे हैं, इनको भी लिख लीजिए, लिखे नहीं है अभी आपने, हैं। माउंट केन्या कहां पर है? केन्या में। माउंट चिम्बराजो कहां है? इक्वेडोर में। और माउंट पोपा कहां है? वो बच्चे म्यांमार में। ठीक है, लिख लो फटाफट से जिसने नहीं लिखे। मैं जब तक आपके कमेंट्स ले लेता हूं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, समझ में आ जाता है। अंकिता यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है जी, देवबंद को सुल्तान चिम्बराजो, माउंट पोपा, किलिमंजारो। भाई वाह पंकज शर्मा जी, सर ज्वालामुखी पर्वत पर ही क्यों उजागर होता है सर बताइए? ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा ज्वालामुखी पर्वत पे आएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है अल्पा मौर्य जी, जनरली आते हैं लेकिन कोई फिक्स नहीं है। लावा जो निकलता है वो कैसे जमीन के अंदर आग के जैसे रहता है? भाई प्रीति जी, जैसे जमीन के अंदर जाओगे तापमान बढ़ता है, और जब तापमान बढ़ेगा तो कोई भी चीज होगी तो जाहिर सी बात है आग के जैसी रहेगी। ठीक है जी, बैक कीजिए सर। कर दिया भैया सर, यही भूगोल आरपीएफ में काम आएगी, बहुत काम आएगी भाई आयुष यादव जी, बहुत आएगी। सीएचएसएल में आपका ज्योग्राफी आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा, ज्योग्राफी एक ही है, ज्योग्राफी अलग अलग नहीं है। एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, मुकेश कुमार जी आपका कमेंट पूरा दिख रहा है। ठीक है, हाँ कहीं भी निकल सकता है बेटा, तालेश्वर कुमार जी ज्वालामुखी। ठीक है बेटा, ओके आगे बढ़े। सबका मैसेज आ रहा है भाई, सबका मैसेज आ रहा है, कोई किसी का मैसेज रुका हुआ नहीं है। अच्छा, अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे के ज्वालामुखियों के विश्व वितरण की। तो ये मैं अब इसको डिलीट कर रहा हूं। ज्वालामुखियों के विश्व वितरण की अगर हम चर्चा करें प्यारे साथी, तो ज्वालामुखी प्यारे बच्चे वहीं से आते हैं, वहीं सबसे ज्यादा आते हैं जहां भूकंप सबसे ज्यादा आते थे, जहां भूकंप सबसे ज्यादा आते थे। और वो पेटी कौन सी है? वो है परिप्रशांत महासागरीय मेखला, सरकम पैसिफिक बेल्ट। ठीक है जी, सरकम पैसिफिक बेल्ट। ये देखिए, ये आपका एशिया है, ये आपका क्या है? एशिया है। प्रशांत महासागर को मैं प्रदर्शित करने का प्रयत्न कर रहा हूं।
ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप रहा, ये क्या रहा, ये एशिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, और इधर आपका जो है ये देखिए, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इधर प्रशांत महासागर है, किधर, ये प्रशांत महासागर है बीच में, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, यहां पर देख लीजिए। और इस प्रशांत महासागर का ये जो तटीय इलाका है, ये जो तटीय इलाका, इसी को सरकम पैसिफिक बेल्ट कहते हैं, इसी को परिप्रशांत महासागरीय मेखला कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बच्चे, परिप्रशांत महासागरीय मेखला, इन दोनों को कहते हैं परिप्रशांत महासागरीय मेखला। इसको मैं जो है थोड़ा सा दूसरे पेन से लिख देता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। परिप्रशांत महासागरीय मेखला, सरकम पैसिफिक बेल्ट। ठीक है, यानी कि प्रशांत महासागर के दोनों तट जो हैं वो सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित हैं। 60% के आसपास विश्व के कुल भूकंप और ज्वालामुखियों में से 60% के आसपास भूकंप और ज्वालामुखी आप लोगों को प्रशांत महासागरीय मेखला में ही देखने को मिल जाएंगे बच्चे। ठीक है जी, अच्छे से समझने का प्रयत्न इस चीज को भी आप करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके बाद परिप्रशांत महासागरीय मेखला में देश कौन कौन से आ रहे हैं, तो देखो प्रशांत महासागर आधा इधर है और आधा प्रशांत इधर है। देश हालांकि कल भी मैंने आप लोगों को बताए थे, एक बार फिर बता देता हूं। देखिए, ये सरकम पैसिफिक बेल्ट है और ये भी सरकम पैसिफिक बेल्ट ही है। ठीक है जी, इधर आपका कनाडा आ रहा है, यूएसए आ रहा है, मैक्सिको आ रहा है, छोटे छोटे बहुत सारे देश आ रहे हैं। ठीक है, इधर आपका इक्वाडोर आ रहा है, इक्वाडोर। ठीक है, इधर आपका पेरू है, ये चिली है, ये सारे के सारे देश आएंगे। इधर आपका रूस देश है, चीन है, जापान है, कोरिया है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। ये सारे के सारे देश सरकम पैसिफिक बेल्ट के अंतर्गत आ जाएंगे, परिप्रशांत महासागरीय मेखला के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है बच्चे। अच्छा, इसके बाद मेरे प्यारे साथी, अगर हम बात करें तो दूसरी मेखला मैंने मध्य महाद्वीपीय पेटी बताई थी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र से स्टार्ट होगी, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत में आएगी और वापस सरकम पैसिफिक बेल्ट में ही जाकर मिल जाएगी। ये रहे, ये देखो, वापस सरकम पैसिफिक बेल्ट में ही जाकर मिल जाएगी, सरकम पैसिफिक बेल्ट में ही जाकर मिल जाएगी। और इसे हम क्या कहते हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। आपका भारत जो है वो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के अंतर्गत आ रहा है। विश्व में लगभग 20% के आसपास भूकंप और लगभग 20% के आसपास ज्वालामुखी आपको इस बेल्ट में देखने को मिल जाएंगे। और इस प्रकार से आपका ये वाला टॉपिक भी पूरी तरीके से फिनिश हो गया। ज्वालामुखी क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, मैप पर मैंने समझाया है और उसका वितरण भी आपको समझाया है। ये पूरी तरीके से टॉपिक फिनिश हो गया है। कल हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ठीक है जी। बेटा प्रीति जी, मैंने आपके कमेंट का जवाब दे दिया है। पृथ्वी के धरातल के अंदर जैसे जैसे जाएंगे तापमान बढ़ता है,
और जब तापमान बढ़ेगा तो चीजें आग की तरह ही रहेंगी। रोहित कुमार जी कमेंट पढ़ रहा हूँ बेटा, आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ। पंकज कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया कहाँ पर है बेटा? ये रहा है इंडिया। ठीक है जी, चलिए तो इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास का मैं विराम करता हूँ, समापन करता हूँ। टॉपिक फिनिश हो चुका है। कल नए टॉपिक के साथ, सॉरी कल, हाँ मैं आपको बता देता हूँ, कल ये क्लास नहीं होगी, कल ये क्लास नहीं होगी, मेरी मैराथन क्लास है इसलिए नहीं होगी बच्चे। टॉपिक फिनिश्ड, टॉपिक फिनिश्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास, या हम कहें कल क्लास नहीं होगी, क्लास नहीं होगी। कारण क्या है? भूगोल की क्लास। केवल मैं अपनी क्लास की कह रहा हूं बच्चों, और किसी क्लास की नहीं कह रहा हूं। कारण क्या है? कारण है मैराथन। क्या है कारण? मैराथन कारण है। आप सभी लोग क्लास से जुड़ सकते हैं मैराथन में, रोजगार विद अंकित डिफेंस यूट्यूब चैनल। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। कल 3 बजे से ही मेरी मैराथन क्लास स्टार्ट होगी।